चलिए, तो आज बात करेंगे हम लोग सारंगढ़ जिला के बारे में। ठीक है, देखिएगा सारंगढ़ जिला। ठीक है, बात करते हैं सारंगढ़ जिला के बारे में और थोड़ा समझिएगा कि सारंगढ़ जिला जो है, ठीक है, ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ की 33 जिलों में से 30वें क्रम का जिला बना है। ठीक है, 30वें क्रम का जिला बना है सारंगढ़ जिला। और इसके साथ आप याद रखेंगे कि जो सारंगढ़ जिला है ये किस जिले से कटकर बना है, याद रखिएगा। हाँ, ऐसे गलती मत कीजिएगा, रायगढ़ और बलौदाबाजार। ठीक है, तो दोनों जिलों से कटकर बना है, यानी कि दोनों का हिस्सा इसको मिला है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा इसको। ठीक है, अब देखिएगा कि यदि हम किसी जिले का प्रशासनिक स्थिति देखते हैं, सामाजिक स्थिति देखते हैं और आर्थिक स्थिति देखते हैं, और इसके अलावा पर्यटन या भौगोलिक स्थिति देखते हैं, तो ये चार स्थिति से ये तय होता है कि वो राज्य का जो वो जिला है वो किस कंपेयर में चल रहा है या उसकी स्थिति क्या है। ठीक है, तो सामान्य तौर पर याद रखिएगा इसका जो गठन किया गया है वो है 3 सितंबर 2022 में। ठीक है, 3 सितंबर 2022 में सारंगढ़ जिले का गठन किया गया। और इस गठन के बाद याद रखिएगा, ये जब सारंगढ़ का गठन किया गया तो ये कौन से क्रम का जिला बना, 30वें क्रम का जिला बना है। ठीक है, और मात्र जिला क्या रहा है इसका, रायगढ़ और बलौदाबाजार। ठीक है, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि जब भी आप किसी जिले के बारे में पढ़ते हैं तो जिले का जो क्रम होता है या मात्र जिला जो होता है, ये पहले जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे, खासकर किसको पूछा जाता था, कबीरधाम को। ठीक है, कबीरधाम को क्यों पूछा जाता था, क्योंकि कुछ ऐसे जिले हुआ करते थे जो डायरेक्टली एक ही जिले से बनते थे। एक जिले को तोड़ा, जैसे बिलासपुर को तोड़ा, मुंगेली बना, पेंडा गोरेला मरवाही बना। ठीक है, कोरिया से आपका मनेन्द्रगढ़ बना। तो लेकिन जब कभी ऐसा हो कि एक जिले का हिस्सा ना हो करके वो 2 जिले का हिस्सा हो, तो वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा हो जाती है। ठीक है, उसी प्रकार कबीरधाम जो है 1998 में बना और ये राजनांदगांव से और बिलासपुर से दोनों के क्षेत्र से बना हुआ है। ठीक है, यानी कबीरधाम जो है ये बिलासपुर से भी कुछ हिस्सा लिया गया, दक्षिणी हिस्सा, और राजनांदगांव का उत्तरी हिस्सा लिया गया, तब जाकर कबीरधाम बना है। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा कि आपका सारंगढ़ जो जिला है वो रायगढ़ और बलौदाबाजार दोनों के क्षेत्र से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, यहां की प्रशासनिक स्थिति की बात करते हैं तो यहां पर जो जनसंख्या है वर्तमान में वो लगभग 3 से 4 लाख के आसपास है। ठीक है, प्रशासनिक स्थिति के अनुसार यहां पर जो जनसंख्या है 3 से 4 लाख के आसपास है। और याद रखिएगा यहां का जो लिटरेसी रेट है, ठीक है, यहां की जो साक्षरता है, साक्षरता का प्रतिशत लगभग 70% के आसपास यहाँ की साक्षरता है। ठीक है, साक्षरता का प्रतिशत जो है 70% है आज यहाँ का। और याद रखिएगा यहाँ का जो लिंगानुपात है, यहाँ का लिंगानुपात 1011 के आसपास है। ठीक है, तो लिंगानुपात जो है उस मामले में ये बेहतर जगह पर है। लेकिन याद रखिएगा इसका एवरेज जब आप निकालेंगे तो हो सकता है इसका एवरेज जो है 1005 के आसपास आए। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा 1011 जो है, जो डेमोग्राफी देखी जाती है किसी भी जिले की, उस राज्य की डेमोग्राफी देखकर मैं आपको यहाँ पर ये चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, तो डेमोग्राफी में याद रखिएगा कि ये जो आप 1011 है यहाँ का लिंग अनुपात है। ठीक है, याद रहेगा सेक्स रेशियो है। तो अभी तक आपने जितने जिले पढ़े सबसे ज्यादा लिंगानुपात आपको यहाँ पर सारंगढ़ में देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ के जो साक्षरता प्रतिशत है, साक्षरता प्रतिशत का जो क्रम है उसमें आपको सामान्य तौर पर 70% का साक्षरता क्रम दिखता है, लेकिन पॉइंट में आपको 4, 3 इस तरीके की भी आंकड़े देखने को मिलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसके बाद देखिएगा इसी प्रशासनिक स्थिति के अनुसार याद रखिएगा कि यहाँ पर जो यहाँ का मुख्यालय है वो आपका सारंगढ़ बनाया गया है, मुख्यालय सारंगढ़। ठीक है, यहाँ का मुख्यालय है सारंगढ़। और यहाँ पर नेशनल हाईवे कौन कौन सी है, याद रखिएगा यहाँ पर 2 नेशनल हाईवे है, 130B और 153। ठीक है, 130B और 153 याद रखिएगा। 130B और 153 का जो क्रम है, ठीक है, ये आपका सारंगढ़ क्षेत्र में पूरी तरीके से नेशनल हाईवे को डिप्लॉय करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा
130B और 153। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अगर प्रशासनिक स्थिति के तौर पर देखें तो सारंगगढ़ जो है अभी एक नया जिला है। यहाँ पर प्रशासन के द्वारा जो कार्य किया जा रहा होगा वो बहुत शुरुआती दौर पर होगा। ठीक है, और उसके कारण यहाँ पर जो आर्थिक स्थिति इसकी होगी बहुत अच्छी मजबूत नहीं होगी, क्योंकि धीरे धीरे अब जो है यहाँ पर उद्योग की स्थापना की जाएगी या फिर यहाँ पर स्थिति जो है मजबूत की जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर सामान्य तौर पर देखें तो ये सारंगगढ़ जो है चूंकि बड़े हिस्से में रायगढ़ का हिस्सा रहा है, तो रायगढ़ का बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसके क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ के वन्यजीव अभ्यारण्य हो गए, जैसे कि यहाँ पर अगर शिल्प कला की बात करते हैं या रेशम उद्योग की बात करते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर ये उद्योग जो है संभावित उद्योग के तौर पर देखा जा सकता है। जैसे आप यहाँ पर बोलेंगे कि क्या हम यहाँ पर एनटीपीसी लगा सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर संभावित उद्योग भी याद रखिएगा कि अगर आप किसी उद्योग में किसी क्षेत्र में देखिएगा कि अगर आप अपने किसी भी क्षेत्र की बात करते हैं तो उस क्षेत्र का संभावित उद्योग क्या होता है, वहां पर वो उद्योग चल नहीं रहा है, लेकिन आप संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि यहां पर इस क्षेत्र में कौन सा उद्योग जो है वो संभावित रूप से चल सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ की जो सामाजिक स्थिति में देखिएगा, यहाँ पर मुख्य तौर पर जो त्योहार मनाए जाते हैं या फिर यहाँ पर जो मानव बसावट है उसमें सबसे ज्यादा जनजाति जो बसावट है वो है सांवरा, कोंद और बिंजवार। ठीक है, सांवरा, कोंद और बिंजवार यहाँ पर मुख्य रूप से मानव बसावट या जनजाति बसावट है। ठीक है, और यहाँ पर निवास करते हैं सांवरा, कोंद और बिंजवार। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा, इसके अलावा सामाजिक पद्धति को अगर आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर याद रखिएगा कि रेशम उद्योग, साथ ही साथ यहाँ पर झारा शिल्प कला, चूंकि ये रायगढ़ से अलग हुआ है। ठीक है, तो रायगढ़ के क्षेत्र में मुख्यतः झारा जनजाति का निवास है। झारा जो है देखिए दो प्रकार से आपने नाम सुना होगा, ढोकरा और झारा शिल्प कला। ठीक है, हालांकि घड़वा भी शिल्प कला है, तो घड़वा, ढोकरा और झारा। तो मुख्य तौर पर याद रखिएगा कि जांजगीर चांपा का जो क्षेत्र है, जांजगीर चांपा में ढोकरा कला का मुख्य क्षेत्र है। ठीक है, जांजगीर चांपा में, लेकिन रायगढ़ और सारंगगढ़ का जो क्षेत्र है वो किसका है, झारा शिल्प कला का है। ठीक है, तो याद रखिएगा झारा शिल्प कला जो है यहाँ पर मोम पद्धति से धातु को पिघलाकर, मोम पद्धति से धातु को पिघलाकर यहाँ पर प्रतिमा या आकृतियां बनाई जाती हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, झारा शिल्प कला कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे देखिएगा कि यहाँ पर जो विधानसभा क्षेत्र है, दो विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पर। ठीक है, दो विधानसभा क्षेत्र है और दोनों अनुसूचित जाति विधानसभा क्षेत्र हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था इसका प्रशासनिक स्थिति, और साथ ही साथ याद रखिएगा सामाजिक स्थिति के तौर पर यहाँ पर मुख्यतः कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। तो अधिकांश आपको त्यौहार जो देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो त्यौहार में याद रखिएगा यहां मुख्यतः छेरछेरा, अक्ति और आपको शिवरात्रि और मकर संक्रांति। ठीक है, बाकी फिर जैसे कर्मा जैसे त्यौहार जो है वो सामान्य तौर पर छत्तीसगढ़ में पूरी जगह पर मनाए जाते हैं। ठीक है, कर्मा हो गया, बिल्मा हो गया, सैला हो गया। ठीक है, ऐसे कुछ त्यौहार हैं और ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य हैं, गीत हैं जो यहाँ पर सामान्य तौर पर जो पूरे छत्तीसगढ़ में हर जगह पर होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर इस क्षेत्र में, ठीक है, खासकर सारंगगढ़ जो क्षेत्र है, यहाँ पर भाषा कौन कौन सी प्रयोग में लाई जाती है। तो याद रखिएगा यहाँ पर भाषा के तौर पर बोला जाता है छत्तीसगढ़ी, हिंदी और उड़िया। ठीक है, छत्तीसगढ़ी, हिंदी और उड़िया जो है यहाँ पर सामान्य तौर पर बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसका कारण तो आप समझ चुके हैं, क्योंकि ये जो है भू आविष्टित जिला नहीं है, अन्य जो अन्य राज्य है उसके सीमा के साथ ये सीमा साझा करता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैप को देखते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। देखिएगा तो देखिएगा ये जो क्षेत्र है आपका, ठीक है, इसमें मुख्यालय है आपका सारंगगढ़। ठीक है, और यहां पर दो रूट है,
कुछ इस तरीके से दो रूट गया हुआ है। ये है आपका NH130B, ठीक है। और दूसरा रूट है आपका, जो रूट आपका यहां से उत्तर की तरफ मुड़ जाता है, ठीक है। थोड़ा सा समझेंगे इसको तो क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, इसे कहा जाता है सरिया क्षेत्र। ये एरिया कहलाता है बरमकेला, ठीक है। और सबसे पहले इंटर करेंगे आप तो यहां पर है आपका बिलाईगढ़। बिलाईगढ़ जो हिस्सा किसका है? बलौदाबाजार का। यही वो हिस्सा है जो कि बलौदाबाजार से आया है, ठीक है, सारंगढ़ के क्षेत्र में, ठीक है। आउटर जिले को देखिए, कौन कौन जिले इसके आउटर जिले हैं, ठीक है, सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं, तो देखिएगा ये है आपका जांजगीर चांपा क्षेत्र। अगर तहसील की बात करेंगे तो डभरा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके बाद ये जो क्षेत्र है इसे कहते हैं रायगढ़ क्षेत्र का हिस्सा, और अगर तहसील की बात करेंगे तो पुशौर, ठीक है। और इसके बाद देखिएगा ये जो हिस्सा है ये है आपका उड़ीसा, और क्षेत्र का नाम है बड़गढ़ जिला, ठीक है, बड़गढ़ जिला का हिस्सा है ये। इसके बाद देखिएगा नीचे का जो हिस्सा है यह है आपका महासमुंद। महासमुंद, और महासमुंद के बाद इधर आप जाएंगे तो यह है आपका बलौदाबाजार, ठीक है। तो ये क्रम से याद रख लीजिएगा थोड़ा सा। ये आपको कम से कम 3 तहसील जो इसके क्षेत्र है, मुख्य 3 क्षेत्र हैं, ठीक है, वो याद रखना है आपको। और इसी के अंतर्गत देखिएगा कौन कौन से तहसील आ जाते हैं, ठीक है। लगभग 5 तहसील है यहाँ पर। तहसीलों की संख्या कितनी है? 5, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले देखिएगा कि जो बिलाईगढ़ है, ठीक है, और सारंगगढ़ है और बरमकेला है, ठीक है। तो सारंगगढ़ और बरमकेला जो आपका रायगढ़ का हिस्सा है, और बिलाईगढ़ किसका हिस्सा है? बलौदाबाजार का हिस्सा है, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद देखिएगा कि अगर हम बिलाईगढ़ से आगे बढ़ते हैं तो ये जो क्षेत्र कहलाता है इसे बोलते हैं भटगांव, ठीक है, भटगांव क्षेत्र। और इसी के बाद देखिएगा जो यहाँ के जो मुख्य क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर मुख्य क्षेत्रों के तौर पर देखें तो अगर हम लोग, मैंने जैसे कि उद्योग की बात की यहाँ पर, तो उद्योग के तौर पर याद रखिएगा कि यहाँ पर जो उद्योग हैं, ठीक है, रेशम उद्योग का विस्तार यहाँ पर किया जा सकता है। और दूसरा आप याद रखेंगे कि यहाँ पर हस्तशिल्प कला उद्योग का विस्तार हो सकता है, ठीक है, यानी शिल्प कला उद्योग का विस्तार यहाँ पर हो सकता है। मुख्य तौर पर 2 जो है वो क्षेत्र है यहाँ पर, याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका NH153, ठीक है, याद रखिएगा सरायपाली से लेकर रायगढ़ को जोड़ता है ये वाला क्षेत्र, ठीक है। और ये बलौदाबाजार से लेकर सारंगगढ़ में समाप्त हो जाता है, याद रखिएगा। सारंगगढ़ के बाद ये रूट जो है खत्म हो जाता है। 130B जो है सारंगगढ़ तक का ही है, ठीक है। सारंगगढ़ के आगे आप सोच रहे होंगे ये कौन सा रूट है, तो ये SH रूट है, ठीक है। ये SH रूट जो है बरमकेला और ये NTPC को जोड़ता है, रायगढ़ के NTPC पुशौर क्षेत्र को जोड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां तक केवल सारंगगढ़ तक का ही रूट है आपका 130B का रूट, ठीक है। इसके बाद देखिएगा ये जो क्षेत्र है बिलाईगढ़, भटगांव, सारंगगढ़, बरमकेला, इसमें आपको याद रखना है कि यहां पर जो नदी है, 2 मुख्य नदियां हैं यहाँ पर। कौन कौन सी मुख्य नदियां प्रवाहित होती हैं, याद रखिएगा। वो नदी है आपका, एक नदी है आपका महानदी, ठीक है। तो याद रखिएगा आपने कल ही एक क्वेश्चन को बनाया है इससे, ठीक है। क्वेश्चन था कि किस नदी पर सबसे बड़ा नदी पुल बनाया गया है, ठीक है। तो वो कौन सी नदी है? महानदी है। और कहां पर है ये अब वर्तमान में? तो याद रखिएगा सारंगगढ़ के अंतर्गत आएगा अब, ठीक है। तो सारंगगढ़ के अंतर्गत याद रखिएगा ये जो जगह है इसी रूट पर ये पुल बनाया गया है, ठीक है। इसी रूट पर यह पुल बनाया गया है। इसका नाम है दिलीप सिंह जुदेव सेतु, दिलीप सिंह जुदेव सेतु, ठीक है। महानदी पर बनाया गया है। इसकी लेंथ कितनी है? 1830 मीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। राज्य की सबसे बड़ी पुल है ये, याद रखिएगा, नदी पुल कहलाता है, ठीक है।
तो राज्य की सबसे बड़ी नदी पुल के अंतर्गत याद रख लीजिएगा थोड़ा सा, और साथ ही साथ याद रखिएगा कि इसका नाम क्या है, दिलीप सिंह जुदेव नदी पुल, क्योंकि जरूरी है कि आप उसका नाम याद रखें। एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है, जसपुर क्षेत्र से बिलोंग करते थे, तो इनका अस्तित्व जो है सांसद के तौर पर जाना जाता है इनको, हाँ सांसद के तौर पर, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा। सबसे बड़ी पुल, राज्य की सबसे बड़ी पुल है, नदी पुल बोलिएगा जरूर, ठीक है। क्योंकि ये क्षेत्र पूरा का पूरा देखिए, एक्चुअल में अभी आप पूरी कहानी को सुने नहीं है। सारंगढ़ क्षेत्र एक रियासत क्षेत्र है, रायगढ़ क्षेत्र की रियासत क्षेत्र है, जसपुर क्षेत्र की रियासत क्षेत्र है, ठीक है। तो जिस क्षेत्र में जिस जगह की सांसद, जैसे स्पेशली क्या है, कोरबा की सांसद के क्षेत्र में देखेंगे तो मिनी माता का नाम से बांध रखा गया है, ठीक है। कुडार डैम का बांध का नाम है आपका, ठीक है। और उसके बाद फिर वीर नारायण सिंह जो बांध का नाम है आपका। तो ये क्या है, किसी भी क्षेत्र में जब वहाँ के क्षेत्र की उपलब्धि उन सांसद से जुड़ जाती है, मतलब उसके विस्तार कार्य या विकास कार्य अगर उस सांसद क्षेत्र, देखिए हमारे यहाँ सांसद का जो क्षेत्र है वो दो क्षेत्र में आता है, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। तो राज्यसभा में आपके पास 5 सांसद होते हैं और लोकसभा में 11 सांसद होते हैं। तो पूरे छत्तीसगढ़ के जिले 11 सांसदों में अगर बटे हुए हैं, तो 11 सांसद के जिलों के अंतर्गत देखेंगे तो 3-4 जिले एक सांसद के अंतर्गत आ जाएगा। तो जसपुर के अंतर्गत अगर देखेंगे तो रायगढ़ भी आ जाएगा उनके अंतर्गत, और इधर का क्षेत्र भी आ जाएगा, ठीक है। तो यही कारण है कि सांसद प्रमुख होने के कारण, और साथ ही साथ इनके जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, ठीक है। आपने सुना होगा धर्म की ओर लौटो, ये स्टेटमेंट सुना है, धर्म की ओर लौटो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ईसाई धर्म में चले गए थे, ईसाई धर्म को अपना लिया, तो उनके पैर धोकर पुनः वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए इन्होंने एक अभियान चलाया था, ठीक है। तो ये बहुत फेमस हुए थे और बहुत अच्छा काम किया था इस क्षेत्र में इन्होंने। तो अपने स्टेबिलिटी के लिए जसपुर क्षेत्र से इन्होंने स्टार्ट किया था, और जसपुर में ही आपको सबसे ज़्यादा पता चलेगा कि जो क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्रमुख व्यक्ति हैं। धीरे धीरे आपको ऐप में जो है प्रमुख व्यक्तियों के जीवन शैली या जीवन परिचय के बारे में जानकारी मिलेगा। तो कभी आपके पास समय हो तो जरूर व्यक्तियों के बारे में पढ़ते रहें उसमें, ठीक है। प्रमुख व्यक्तित्व जैसे कि अगर आप मुकुटधर पांडे की बात करें, चाहे फिर वो खूबचंद बघेल की बात करें, तो सभी के बारे में आपको कुछ ना कुछ स्टेटमेंट मिलेगा, उनके प्रमुख कार्य के बारे में मिलेगा, और वो अपने जीवन शैली को कैसे जीते थे उनके बारे में मिलेगा। तो जरूर ऐप में जाकर जरूर पढ़िएगा उसको, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका नाम क्या है, दिलीप सिंह जुदेव सेतु, ठीक है। 1830 मीटर, ठीक है, 1830 मीटर इसकी लेंथ है। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि इस नदी का जो क्षेत्र है, ठीक है, नदी के क्षेत्र में आपको याद रखना है कि महानदी का जो क्षेत्र है यहीं से बाहर निकल जाता है महानदी। फिर इसके बाद चूंकि आपने चौवर ढाल का जो क्षेत्र पढ़ा है वो क्षेत्र यही है, ठीक है, जिसे चौवर ढाल क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, जो कि रायगढ़ और सारंगढ़ के कुछ छोटे छोटे पहाड़ियों के मध्य जो है बसा हुआ क्षेत्र है, ठीक है। चावल की उत्पादन सबसे ज्यादा होती है यहाँ पर, चावल का मुख्य क्षेत्र है ये, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर मुख्य तौर पर मिट्टी कौन सी पाई जाती है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। तो यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है लाल पीली मिट्टी, ठीक है, लाल पीली मिट्टी। याद रखिएगा कि लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र है ये, और यही कारण है कि यहाँ पर जो है मुख्य रूप से खनिज क्या मिलेगा। तो याद रखिएगा खनिज के रूप में यहां पर मुख्य रूप से चूना पत्थर, स्टोन, ठीक है, मुख्य रूप से दो याद रखिएगा, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर भी कह सकते हैं, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर। देखिए मुख्य तौर पर याद रखिएगा कि जो सारंगढ़ सीरीज है वो चंद्रपुर सीरीज के साथ जुड़ता है, ठीक है। निचली चंद्रपुर सीरीज आपने पहले पढ़ लिया है, ठीक है। तो निचली चंद्रपुर सीरीज का जो क्षेत्र देखिए ये डभरा है, और डभरा का ये जो क्षेत्र यहाँ पर ये है आपका चंद्रपुर क्षेत्र, ठीक है। यहाँ से ये इस तरीके से अलग हो जाएगा, जांजगीर चांपा का जो क्षेत्र है। हालांकि अभी अच्छा सॉरी हमने डभरा लिया हुआ है, जांजगीर चांपा लिया हुआ है, इसको सक्ती कर लेंगे, ठीक है, इसको सक्ती कर लेंगे, ठीक है। तो देखिएगा ये जो क्षेत्र है अभी शक्ति के वर्तमान क्षेत्र में आ जाएगा, ठीक है। और वर्तमान क्षेत्र के शक्ति में आने के कारण ये जो क्षेत्र है ये चंद्रपुर क्षेत्र है, और इसका जो क्षेत्र होगा आसपास का तो ये चंद्रपुर निचली सीरीज के नाम से जाना जाएगा। यानी कडप्पा जो सेल समूह है उसका ये कौन सा हिस्सा है, चंद्रपुर सीरीज का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ में दो ही मुख्य सीरीज हैं इसके, ठीक है, एक रायपुर का ऊपरी सीरीज और एक चंद्रपुर का निचली सीरीज, ठीक
ठीक है। तो ये चंद्रपुर के निचली सीरीज के अंतर्गत आता है। तो यहां पर मुख्य तौर पर चूना पत्थर बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं है, ठीक है। यहां पर क्या है, बालू का पत्थर है, स्टोन है, मतलब चूना पत्थर के साथ साथ और भी कुछ कुछ चीजें। हाँ, सीमेंट ग्रेड के आपको चूना पत्थर यहां पर ज्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है। सीमेंट ग्रेड के चूना पत्थर जो है यहां पर ज्यादा नहीं मिलेंगे, ज्यादातर कहां मिलेंगे, रायपुर क्षेत्र वाले सीरीज पर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो यहां पर मुख्य तौर पर खनिज में क्या है, चूना पत्थर और स्टोन क्षेत्र आपको मिलेगा, बालू का पत्थर मिलेगा यहां पर, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखिएगा एक नदी का नाम देखिएगा कि बरमकेला के आसपास से एक नदी निकलती है और महासमुंद जाती है, और इसके बाद फिर ये उड़ीसा निकल जाती है। याद रखिएगा, बरमकेला के आसपास क्षेत्र से निकलती है, महासमुंद जाती है, और उसके बाद कहां से निकल जाती है, उड़ीसा के लिए निकल जाती है, ठीक है। उड़ीसा में किस नदी की सहायक नदी है, ये ओंग नदी की, ठीक है। महानदी की सहायक नदी है ओंग नदी, याद रखिएगा। तो ओंग नदी की सहायक नदी है आपकी सुरंगी नदी, ठीक है। इसे कौन सी नदी कहते हैं, सुरंगी नदी, ठीक है। तो सुरंगी नदी के तौर पर याद रखिएगा कि आपकी ये बरमकेला के आसपास से ये निकलती है, और ये प्रवाह के बाद ओंग नदी में मिल जाती है, और ओंग नदी जो है कहां चली जाती है, महानदी में चली जाती है, ठीक है। तो ये सुरंगी नदी का थोड़ा सा याद रखिएगा कि आपको सारंगगढ़, पहले ये रायगढ़ क्षेत्र में बहता था, अभी वर्तमान में अब ये सारंगगढ़ के लिए जाना जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा हम लोग यहाँ के तहसीलों की बात कर लें तो देखिएगा यहाँ पर बिलाईगढ़, भटगांव, सारंगगढ़, बरमकेला, ठीक है। और एक नाम याद रखिएगा कि सरिया, ठीक है। सरिया जो तहसील है, ये तहसीलों का क्षेत्र है, प्रॉपर आपके तहसीलों का क्षेत्र ही है, ठीक है। तो ये जो 5 क्षेत्र हैं तहसीलों के साथ जाने जाते हैं, बिलाईगढ़, भटगांव, सारंगगढ़, बरमकेला और सरिया, ठीक है। अब इसके जो थोड़े से इतिहास की बात करते हैं, इतिहास को थोड़ा सा याद रखिएगा कि सारंगगढ़ भी क्या है, सारंगगढ़ जो है मुख्य तौर पर छत्तीसगढ़ के 14 रियासतों में से एक रियासत है। कौन सी रियासत, सारंगगढ़ रियासत, ठीक है। तो सारंगगढ़ रियासत में मुख्य तौर पर कौन सा शासन था या किस वंश का शासन था, तो याद रखिएगा राजगोंड वंश का शासन था यहां पर, ठीक है। राजगोंड वंश, ये राजगोंड वंश जो है लांजी क्षेत्र से आए थे, याद रखिएगा। ये कहां से बिलोंग करते हैं, लांजी क्षेत्र से, लेकिन ये एक्चुअल में कहां पर है इसकी जानकारी प्रॉपर नहीं मिल पाती। कारण क्या है, इसका कारण ये है कि आपको महाराष्ट्र में भी लांजी क्षेत्र मिलता है, ठीक है। महाराष्ट्र क्षेत्र में भी लांजी क्षेत्र का नाम आता है, ठीक है। उसके अलावा जो है ये आपको उड़ीसा के उत्तर क्षेत्र में, यानी कि आपको लगभग बिहार क्षेत्र में भी इसकी जानकारी मिलती है लांजी क्षेत्र के नाम से, ठीक है। तो ये इसके कारण ये जानकारी नहीं होती कि ये कहां से है, लेकिन इनका मुख्य क्षेत्र जो है, चूंकि इनके अभिलेख से जानकारी मिलती है, तो लांजी क्षेत्र का नाम इसमें मिलता है। याद रखिएगा राजगोंड वंश के थे ये, ठीक है। राजगोंड वंश जो होता है, गोंड वंश ही नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए गोंड वंश का जो क्रम है आदिवासी क्रम पर आता है, ठीक है। ये क्षत्रिय क्रम पर थे, ठीक है। तो इनका जो वंश है, जैसे रक्सेल वंश हो गया, ठीक है, राजगोंड वंश हो गया, तो इनके जो वंश है उस वंश का नाम है ये, ठीक है। पर्टिकुलर जाति का नाम नहीं है, पर्टिकुलर जाति में आप बोलेंगे तो जाति का नाम अलग हो सकता है, ठीक है। तो राजगोंड वंश जो है इनके वंशानुक्रम में कहलाते हैं, ठीक है। अब इनके संस्थापक का नाम याद रखिएगा, इनके जो संस्थापक थे, ठीक है, संस्थापक का नाम है इनका नरेंद्र साय, इनके संस्थापक हैं नरेंद्र साय, याद रखिएगा नरेंद्र साय, ठीक है। और एक बात और इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि नरेंद्र साय और नरेश सिंह ये दो व्यक्ति अलग अलग हैं। नरेंद्र साय जो हैं ये संस्थापक का नाम है, और 1 जनवरी 1948 में, ठीक है, 1 जनवरी 1948 में जिन्होंने विलय पत्र में हस्ताक्षर किया, ठीक है, उनका नाम था नरेश सिंह, याद रखिएगा, ठीक है। 1948, ठीक है। 1948 में विलय पत्र में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, नरेश सिंह, और संस्थापक का नाम क्या है, नरेंद्र साय, ठीक है। तो ये दोनों चीजों को अलग से याद रखिएगा, वरना नरेंद्र नरेश बनने में देर नहीं लगता है, ठीक है। तो ये गलती मत कीजिएगा, नरेंद्र साय, नरेश सिंह, ठीक है। इसके बाद देखिएगा यहां पर जो सारंगगढ़ का जो क्षेत्र है, ठीक है, इस क्षेत्र में एक सबसे इंपॉर्टेंट घटना घटी थी, वो घटना था किसान विद्रोह, ठीक है। 1941 में एक विद्रोह हुआ था, किसान विद्रोह के नाम से जाना जाता है, इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, ठीक है। 1941 में
1941 में किसान विद्रोह हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा, सारंगढ़ क्षेत्र के लिए। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे उनका नाम है दानीराम पटेल, ठीक है, नेतृत्वकर्ता का नाम है दानीराम पटेल, याद रखिएगा, दानीराम पटेल, ठीक है। और इसका मुख्य कारण था एक्चुअली बेसिकली यहां पर ये किसान आंदोलन क्यों हुआ था, तो चेरी के टैक्स के संबंध में ये जो है यहां पर आंदोलन हुआ था, ठीक है। टैक्स को बढ़ा देने के कारण ये आंदोलन हुआ था, याद रखिएगा, चेरी में टैक्स बढ़ा देने के कारण। तो याद रखिएगा दानीराम पटेल जो है यहां पर मुख्य नेतृत्वकर्ता थे, ठीक है, किसान आंदोलन 1941 में, याद रख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिएगा इसके क्षेत्र की बात कर लेते हैं, यहां पर कौन कौन से क्षेत्र हैं विशेष तौर पर, यानी भौगोलिक स्थिति की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो भौगोलिक स्थिति के तौर पर आपने पढ़ लिया कि यहां पर मुख्य तौर पर किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, कडप्पा शैल समूह पाया जाता है, ठीक है। मिट्टी कौन सी है, यहां पर लाल पीली मिट्टी है। यहां दो प्रमुख नदियां प्रवाहित होती हैं, कौन कौन सी, महानदी और सुरंगी नदी, क्लियर है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कि इस क्षेत्र में, ठीक है, इस क्षेत्र में आप देखेंगे तो दो NH है आपका, 130B और दूसरा है 153, ठीक है। इसके अलावा बिलाईगढ़ क्षेत्र, भटगांवा क्षेत्र, सारंगढ़, बरमकेला और सरिया क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो इन क्षेत्रों का निर्माण अभी वर्तमान में हुआ है। कहने का मतलब है कि इन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा विशेष तौर पर आपको उद्योग की स्थापना नहीं मिलेगी। खासकर यहाँ पर उद्योग वाले जो क्षेत्र हैं, कुछ जैसे कि कुछ क्षेत्र हैं जिसमें विशेष नाम आएगा, बरमकेला का नाम आएगा, बिलाईगढ़ में तो हालांकि वैसे वो कुछ उद्योग ज्यादा खास नहीं है, चूना पत्थर से संबंधित क्षेत्र है, ठीक है। तो आपको सिर्फ बरमकेला और सारंगढ़ क्षेत्र का ही नाम आएगा, ठीक है। तो वर्तमान में इसकी स्थिति जो है अगर विकसित नहीं है, विकासशील है। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो क्षेत्र है अभी ये विकासशील है, आने वाले 5 से 10 सालों में यहाँ पर विकसित जो क्षेत्र होंगे, ठीक है, या फिर उद्योग के निर्माण एक महत्वपूर्ण अवस्था में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, तो विशेष रूप से पर्यटन का नाम याद रख लेना है, ठीक है, कौन कौन से पर्यटन क्षेत्र यहाँ पर स्थित हैं, ठीक है। तो जैसे बिलाईगढ़ जो है, यहां पर आपको याद होगा बिलाईगढ़ का क्षेत्र, ठीक है। तो बिलाईगढ़ के क्षेत्र में एक याद रखिएगा एक मंदिर है जिसे किलबिली माता मंदिर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नाम ने सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, किलबिली माता मंदिर याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा भटगांवा के बाद सरसीवा का जो क्षेत्र है, भटगांवा है, भटगांव के बाद सरसीवा क्षेत्र आता है। इसके बाद आता है आपका सारंगढ़। तो सारंगढ़ के लिए आपको क्या याद रखना है, सारंगढ़ के लिए याद रखना है आपको ये रियासत है, ठीक है, रियासती क्षेत्र में था। और वर्तमान की स्थिति क्या है, तो वर्तमान में एक नया जिला बना है जो कि राज्य का 30वां जिला बना है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद आगे बढ़ेंगे आप, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे तो बरमकेला जो क्षेत्र है यहाँ का औद्योगिक क्षेत्र के तौर पर इसका विकास किया जा रहा है, बरमकेला क्षेत्र का, ठीक है। और बरमकेला के बाद यहाँ पर एक क्षेत्र है, इसे कहा जाता है बारदे गांव, ठीक है, बारदे गांव। ये जो है यहां पर याद रखिएगा, बारदे गांव जो क्षेत्र है यहां पर मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं बारदे गांव में, ठीक है, याद रखिएगा मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा इसके उत्तर की तरफ जाएंगे आप तो बरमकेला के उत्तर की तरफ है यहां पर पुजारी पाली। कौन सा मंदिर है यहां पर, पुजारी पाली में बहुत घूमे हैं आप लोग, केवटीन माता मंदिर, ठीक है, केवटीन माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। लेकिन याद रखिएगा यहां पर शिव जी की प्रतिमा जो है स्थापित है, ठीक है। केवटीन माता मंदिर 7वीं से 8वीं शताब्दी की गुप्तवंशी मंदिर, गुप्तवंशी कला के साथ संबंधित क्षेत्र है आपका, याद रखिएगा, ठीक है। 7वीं से 8वीं शताब्दी की शिव मंदिर है, याद रखिएगा, जिसे केवटीन माता मंदिर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, केवटीन माता मंदिर के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। और याद रखना है आपको गुप्तकालीन जो है 7वीं से 8वीं शताब्दी का मंदिर है ये, ठीक है, 7वीं से 8वीं शताब्दी का शिव मंदिर है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद पहुंचेंगे आप इस रूट पर, यह क्षेत्र है आपका हरदी क्षेत्र,
हरदी क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ का हवाई पट्टी है, याद रखिएगा, सारंगढ़ का हवाई पट्टी है हरदी क्षेत्र में, ठीक है। हवाई पट्टी याद रखिएगा हरदी क्षेत्र में है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहां पर एक क्षेत्र है जिसे बोलते हैं टीमरलगा। टीमरलगा, ठीक है। ये टीमरलगा जो क्षेत्र है, यहां पर नाथलदाई मंदिर है, याद रखिएगा, नाथलदाई मंदिर। टीमरलगा, हाँ टीमरलगा, ठीक है, इसे बोलते लग्गा है, टीमरलगा। तो याद रखिएगा ये क्षेत्र जो है, यहाँ पर नाथलदाई मंदिर है, इसके लिए थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। नाथलदाई मंदिर बेसिकली हम लोग इसको ऐसा समझ पाते हैं कि जो शक्तिपीठ है, हर राज्य में कहीं ना कहीं राज्य सरकार के द्वारा यह घोषणा की जाती है कि हमारे क्षेत्र में शक्तिपीठ का इतना क्षेत्र शामिल है, ठीक है। तो कुल 52 शक्तिपीठों में ये इस राज्य में माना जाता है कि जो माता हैं, ठीक है, सती माता हैं, उनके इसे कहते हैं हम लोग नथनी, ठीक है। तो नथनी का जो आभूषण है वो गिरा था, तो उस हिस्से के कारण यहाँ पर नाथलदाई मंदिर का निर्माण किया गया है, ठीक है। ये नाथलदाई शक्तिपीठ का नाम रखा गया है। तो याद रखिएगा, हम हर राज्य में ये चीजें देखने को मिलेगा। जैसे हम दंतेवाड़ा जाते हैं तो वहां पर ये मानते हैं सती माता का दांत जो है वहां पर गिरा था, जिसके कारण दंतेवाड़ा जो है शक्तिपीठ स्थापित किया गया, ठीक है। तो हर जगह पर, हर राज्य में कहीं ना कहीं कोई बात रखी जाती है या इस बात की घोषणा मानी जाती है कि हर राज्य में कहीं ना कहीं इस 52 शक्तिपीठों का निर्माण किया गया है पूरे राज्य में, ठीक है। भारत पूरे देश में इस तरीके से आपको बहुत सारे शक्तिपीठ मिलेंगे। उसी में से एक शक्तिपीठ माना जाता है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा नाथलदाई मंदिर का नाम याद रखिएगा। हाँ, चंद्रपुर को फिर से माना जाता है। देखिए इसको समझिएगा, चंद्रपुर का जो क्षेत्र है ना, ये जस्ट आपको ऐसा मिलेगा, महानदी के उस तरफ और इस तरफ, ठीक है। हाँ, तो इस तरफ टीमरलगा में अलग है और वहां पर चंद्रपुर में अलग है, ठीक है। तो चंद्रपुर का जो क्षेत्र है, याद रखिएगा, चंद्रपुर को हम क्यों मानते हैं, तो उनका ये कहा जाता है कि वहां पर जो आभूषण है उनका, ठीक है, माता का जो आभूषण है वहां पर गिरा था, ठीक है। तो उसके कारण वो चंद्रहासिनी देवी कहलाई, ठीक है। तो हर क्षेत्र में देखिए, इसका कारण मैंने आपको बताया है कि हम मंदिरों को जिस स्थिति से अपने कला शैली से जोड़ते हैं, संस्कृति से जोड़ते हैं, उसके साथ ही साथ हम अपने धर्म को भी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। और यही कारण है कि मंदिरों का निर्माण होना, मंदिरों के क्षेत्र में उसका इतिहास बहुत विशेष तौर पर बताना, ये अपने अपने राज्य की अपने एक स्थायित्व है, ठीक है। प्रत्येक राज्य में जाएंगे आप, किसी भी राज्य में जाएंगे तो उस राज्य का अपना एक इतिहास जो होगा, उसके इतिहास से जुड़ा होगा उस मंदिर का इतिहास, वहां के मुख्य मंदिर का इतिहास, ठीक है। तो हर क्षेत्र में आपको ये सुनने को मिलेगा, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा, नाथलदाई मंदिर, ठीक है, टीमरलगा क्षेत्र में। इसके बाद देखिएगा कि ये आपका जो सारंगढ़ जिला है, ठीक है, सारंगढ़ जिला के अंतर्गत विशेष तौर पर इसका जो विकास कार्य देखेंगे तो अभी पूरी तरीके से विकसित जिला नहीं है ये, धीरे धीरे जो है 5 से 10 सालों में इसका विकास पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका सारंगढ़ जिले के बारे में। इतना जानकारी जो है ये सफिशिएंट है, अगर आप इतने को याद रखते हैं तो सारंगढ़ जिले के बारे में एक मोटा मोटी जो जानकारी है आपके सामने वो हो सकता है, ठीक है। चलिए, कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर कर लीजिए। ये आपका पुजारी पाली में, ठीक है। एक पॉइंट और हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे थे, बस थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, ये बारदे गांव के दक्षिण में, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है, पहले ये रायगढ़ में हुआ करता था, वर्तमान में अब आपका सारंगढ़ में आ चुका है। इसे कहा जाता है गोमर्दा अभ्यारण्य, ठीक है। तो गोमर्दा अभ्यारण्य के लिए याद रख लीजिएगा, ठीक है, कि सारंगढ़ में वर्तमान में एक वन्यजीव अभ्यारण्य है। इस अभ्यारण्य की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि यहाँ पर किस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, मुख्य रूप से सोन कुत्ता, ठीक है। तो सोन कुत्ता के लिए बस आप याद रख लीजिएगा, बाकी अभ्यारण्य जब हम पढ़ेंगे टॉपिक तो मैं आपको बताऊंगा ये सोन कुत्ता क्या होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, गोमर्दा अभ्यारण्य जो है, यहाँ पर मुख्य रूप से प्राणी जो पाए जाते हैं सोन कुत्ता पाए जाते हैं, हाँ सोन कुत्ता, ठीक है, क्योंकि उनके पूंछ जो है वो सोने जैसे चमकती रहती है, इसलिए उसको सोन कुत्ता कहा जाता है, ठीक है। ये अच्छा, ये हाँ बलौदा बाजार क्षेत्र से आता है, ठीक है, 130B, और ये आपका सरायपाली महासमुंद से आता है, ठीक है।
विधानसभा क्षेत्र याद रखिएगा सारंगगढ़ और बिलाईगढ़, ठीक है, विधानसभा क्षेत्र है यहाँ का। जोर से बोलिए। तहसील 5 है, बिलाईगढ़, भटगांव, सारंगगढ़, बरमकेला, सरिया, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा बरमकेला और सरिया को एक साथ पढ़ा जाता है, बरमकेला सरिया बोला जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर याद रखिएगा थोड़ा सा कि बरमकेला और सरिया जो क्षेत्र है इसको कभी कभी एक साथ पढ़ा जाता है, जैसे कुछ जिलों के साथ हम लोग एक साथ पढ़ते हैं, तो वैसे ही बरमकेला को सरिया के साथ एक साथ पढ़ा जाता है, ठीक है। सरसीवा को अभी आगे जाकर घोषित किया जाएगा, ठीक है, घोषणा हो चुकी है इसका सरसीवा का, ठीक है। तो ये पूर्ण रूप से जैसे देखेंगे 5 जो तहसील है उसमें अभी शामिल नहीं किया गया, ठीक है। चलिए कोई और डाउट है? देखिए गांव की संख्या नहीं पढ़ी जाती है कभी, इसका कुल संख्या पढ़ा जाता है कि छत्तीसगढ़ में कुल गांवों की संख्या कितनी है, आबाद गांव कितना है, ठीक है। और ये कब पढ़ेंगे आप? जब आप ऊर्जा पढ़ेंगे, कितने गांवों में बिजली पहुंच चुकी है, ये चीज़ें जोड़ के जब आप पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल पढ़ पाएंगे उसको। और साथ ही साथ जब पंचायती राज पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी गाँव के बारे में पढ़ेंगे पूरी डिटेल पे, ठीक है। तो गांव में क्या होता है कि गांव एक छोटी सबसे छोटी इकाई है, उसका जो अवशेष है, जैसे आप अगर आप बोलेंगे कि 5 लोग मिलकर एक गांव बना लेते हैं, किसी जंगल में गए आप बोले कि ये हमारा एक गांव है, ये गांव सरकार नहीं मानेगी, ठीक है। तो जब तक सरकार जो है उसका एक जो प्रतिवेदन है वो जारी ना करे कि हाँ इस गांव को गांव के तौर पर सरकारी तौर पर तैयार किया जाता है या फिर माना जा रहा है, तब तक उसको गांव नहीं माना जाता है, ठीक है। आपने सुना होगा कि कुछ अभ्यारण्य वाले क्षेत्रों पे वन जीव या फिर जो कुछ ऐसे जंगल वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर कुछ 320 लोग जाकर अभी वर्तमान में क्या किए थे, घर बना लिए थे, ठीक है, यानी सरकारी ज़मीन पर घर बना लिए थे। उसके बाद सरकार ने क्या किया, 10 दिन के अंदर उनको हटा दिया वहाँ से या फिर कुछ ऐसा काम किया ताकि वहाँ से वो चले जाएं, ठीक है। तो क्योंकि इससे क्या होता है कि आप कहीं पर भी बस नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं कि जहाँ पर मन किया वहाँ बस गए, ठीक है। कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशन है, उसके हिसाब से आपको अपना स्थायित्व तय करना होगा, ठीक है। तो इसके तौर पर क्या करना होता है कि सरकार जो है आपको ये तय करके बताएगी कि कौन सा ग्राम आबाद है। आबाद का मतलब यह है कि वहाँ पर जनसंख्या एवज है और उसके बाद वहाँ पर हर क्षेत्र में पानी, बिजली और जो सड़क का जो क्षेत्र है वो बिल्कुल कार्य करता है वहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं कि आप कहीं पर भी गांव बना लेंगे तो उसको काउंट कर लेंगे, उसको काउंट नहीं करते हैं, इसीलिए इसको हम ऊर्जा के क्षेत्र से जोड़ते हैं और आपका जो ग्राम पंचायत के क्षेत्र यानी कि पंचायती राज क्षेत्र है उससे जोड़ते हैं हम लोग इसको, यही कारण है, ठीक है।